हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंटअप एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए साइंस का 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि आपका साइंस का पेपर हो चुका है तो इस वीडियो से साइंस का आंसर की मिला सकते हैं। यदि आपका साइंस का पेपर अभी बाकी है तो सेम टू सेम यही पेपर आपके सेंटअप के एग्ज़ाम पेपर में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य का जो उत्सर्जी तंत्र जो है उसे किडनी यानी वृक्क कहा जाता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वृद्धि हार्मोन। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पुष्प का नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं और मादा जनन अंग को हम लोग जयांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। हालांकि यहाँ पे नर जनन अंग के बारे में पूछा गया है तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुंकेसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्विखंडन होता है, यह एक जनन की विधि है। तो आप सभी को बताना होगा कि द्विखंडन विधि जो होता है वो किस जीव में होता है। देखिए, आप सभी को बता दें, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम और लिस्मानिया में भी होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि युग्मक होते हैं। तो दोस्तों, युग्मक जो होते हैं हमेशा द्विगुणित होते हैं, यानी युग्मक में हमेशा 2 गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोमैटोस्टैटिन क्या है? तो यह एक हार्मोन का नाम है जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, यानी शरीर में जो वृद्धि को अवरोध पहुँचाने का जो काम करता है वो यही हार्मोन करता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिब्रम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे एडीएच क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रंध्र जो होते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और रंध्र का जो मेन काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैसों का विनिमय करना। उसके बाद में कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी अभी आप सभी देखे हैं, इसका आंसर होगा गैसों का विनिमय करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कौन से अंग है? तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जीव शरीर में पाए जाने वाले या जीव जंतु में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी बनावट एवं संरचना एक समान नहीं होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार वे एक ही जैसे कार्यों का संपादन करते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो पक्षी का पंख होता है ये क्यूटिकल परत से बना होता है, लेकिन चमगादड़ के पंख में हड्डी और त्वचा होता है। दोनों का तो दोनों पक्षियों का पंखों का बनावट अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन दोनों का जो काम है ये उड़ने के लिए ही पंखों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसे अंग को समजात अंग कहेंगे। उसके बाद में कहता है कि रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रक्त का जो रंग लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद में कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी होती है? आप सभी को बता दें कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यहाँ पे 23 जोड़े जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। तो कहता है कि मानव में ऑटोसोम जोड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 22 हो जाएगी।
उसके बाद में कहता है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, क्योंकि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आयोडीन नमक का रासायनिक सूत्र आप सभी को बता दें कि NaCl होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। और आयोडीन के घोल को स्टार्च में जब मिलाया जाता है तो इसका जो रंग है वो नीला हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि गोबर छत्ता है। तो दोस्तों गोबर छत्ता क्या है? तो यह एक मृत जीवी है, यानी जिन जीवों का पोषण जो है वो मृत जीवों के शरीर से प्राप्त होता है उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि वर्तिका है। दोस्तों वर्तिका क्या है? तो वर्तिका एक अंडाशय है जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला एक जनन तंत्र है ना जी। उसके बाद में कहता है कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो आप सभी को बता दें कि दांत का जो सबसे कठोरतम जो भाग होता है उसी हम लोग एनामल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं जी? एनामल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरी पोषी स्तर का हमेशा कौन रहता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसका सही जवाब जान लीजिए, ये मांसाहारी होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग कौन से दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि लकड़ी से, गोबर गैस से, ऊर्जा से, कोयला से तो हमें ऊर्जा मिलती ही है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला सवाल कहता है समजात अंगों के उदाहरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मानव का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग का उदाहरण है। मानव का दांत, हाथी का दांत समजात अंग का उदाहरण है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय समजात अंग का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन से परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव, तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण कर रहा है वो ऑप्शन बी कर रहा है। उसके बाद में अगला सवाल, यहाँ पे एक किताब का नाम दे दिया गया है, हालांकि ये ब्लर दिख रहा है, फिलोसफिक यहाँ पे जूलॉजिक लिखा गया है। नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और आशा करते हैं आप इसका आंसर भी ज़रूर जानते होंगे। आप सभी को बता दें कि रेजिन एवं गोंद जो है ये पेड़ पौधों के छाल में होते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि जल में, शीशा में, हीरा में प्रकाश की चाल जो होती है वो न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है हवा में। उसके बाद में कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को तो मालूम होगा, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान काफ़ी ही ज़्यादा अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये विद्युत मीटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में कहता है कि सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो आप सभी को तो मालूम होगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे यही है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा।
अब कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी काला हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बैटरी से दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। अगला सवाल कहता है समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। देखिए समांग माध्यम को समांगी माध्यम भी कहते हैं और समांग माध्यम में जो प्रकाश गमन करती है यह एक सरल रेखा में गमन करती है। और इसके बाद में कहता है कि लेंस सूत्र है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दर्पण सूत्र में प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह एक दर्पण सूत्र है। और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यह होता है लेंस सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है, सबसे कम होता है बैंगनी का। विचलन पूछा जाएगा कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी हो जाएगा, और सबसे कम किसका होता है, तो लाल हो जाएगा। उसके बाद में कहता है किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितने डायोप्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर ही हो जाएगी। कितने स्टूडेंट को लगता है 0.5 डायोप्टर होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, I/R², जो कि ओम का नियम होता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, समानांतर क्रम होगा या पार्श्व क्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा जी, वो हो जाएगा ए और बी दोनों, समानांतर और पार्श्व क्रम दोनों। उसके बाद में क्वेश्चन 43 को देखिए कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोक्रम के कारण। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, वैसे ऊर्जा जो मनुष्य नहीं बना सकता है, जिसको बनाने में कई करोड़ वर्ष लग सकते हैं, वैसे खनिज से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अब चारों ऑप्शन को देखने के बाद बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए पवन, जल, सूर्य है, लेकिन पेट्रोल जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद में कहता है कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो देखिए एड्स यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्स एक जनन संचालित रोग है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को तो मालूम होगा कि विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट होता है, जो कि अपवाद में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, कवक। उसके बाद में कहता है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतार से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताना होगा कि विद्युत मोटर का उपयोग किस में करते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में भी करते हैं, विद्युत पंखा में भी किया जाता है, और लेथ मशीन में भी किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि दो हल्के नाभिकों से जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जी कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। तो देखिए कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से वर्ग का सदस्य है, तो ये है 14 वर्ग का सदस्य। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट ये सभी के सभी होते हैं एल्युमिनियम का अयस्क, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, Al। उसके बाद में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो ब्रोमीन है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, पारा। ब्रोमीन नहीं होगा, पारा होगा। फिर कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na होता है, लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, परमाणु संख्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, संयोजकता इसकी 1 होती है। और इसके बाद में कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकतर जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। उसके बाद में कहता है नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध होते हैं। तो आप सभी को बता दें कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में, दो अणु के बीच में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 5 होती है। और इसके बाद में कहता है कि सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 4। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु से गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Cu यानी कॉपर। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और वह यौगिक जल में विलय है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व हो सकता है। तो दोस्तों वह तत्व कैल्शियम हो सकता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह Ca होता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि फेनोफिलेथिन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, गुलाबी होता है। अब 62 को देख लीजिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम यानी यूपिक नेम क्या होता है। तो वह होता है एथेनोइक अम्ल। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन सी नहीं करती है। Zn यानी जिंक नहीं करती है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, निम्नलिखित में से धातु का युग्म कौन सा सही है। तो कौन सा युग्म सही है। तो सोडियम कैल्शियम सही है ना जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोडियम कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए कि हीरा अप्रूव है। हीरा अप्रूव किसका है। तो कार्बन का, कार्बन का ही ना अप्रूव होता है हीरा और ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्बन का। अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए कि तांबा यानी Cu की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। और इसके बाद में कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जी। और इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, यानी Fe, जिसको हम लोग फेरम बोलते हैं। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल गम है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक। और इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, Cu यानी कॉपर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देती है। तो वो धातु है कॉपर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 71 को, अब देख रहे हैं 72 को कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है और वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वह अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो उस अभिक्रिया का नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए कि PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक क्षारकीय लवण है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को बता दें कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुनर्चालन, कमी और पुनर्योग सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल कहता है कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जूट का थैला, कागज़ का थैला, कपड़ा का थैला, इनमें से सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल क्या कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन भी मिलते हैं, नाइट्रोजन भी मिलते हैं और सल्फर भी मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए। कहता है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए और बी दोनों का होगा, डगवेल का और बोरवेल का। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन 80 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से परमाणु संख्या 19 और 22 का मध्य स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 किसका होता है। तो कैल्शियम का हालांकि 20 होता है और एस का होता है 22 यानी सिलिकॉन का। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, सी और एस। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का सेंटअप के एग्जाम पेपर में पूछे गए 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।